हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। कल यानी कि 16 अक्टूबर को बैंक ने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे आने वाले टाइम में क्या हमें इनका शेयर लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एचडीएफसी बैंक भारत का एक लीडिंग प्राइवेट बैंक है और दुनिया के भी ये टॉप बैंक्स में आता है। और ये पहले कुछ प्राइवेट बैंक में था जिसको कि आरबीआई की अप्रूवल मिली थी भारत में, और इसको 1994 में सेटअप किया गया था। और अगर आज बात करें तो इनकी लगभग 5700 ब्रांचेस हैं, 16300 के आसपास एटीएम है और 2900 से ज्यादा सिटी में इनकी प्रेजेंस है। और अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इनके तीन बिजनेस सेगमेंट हैं। एक होलसेल बैंकिंग जहां पे ये लार्ज कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह को केटर करते हैं, और इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप देख सकते हैं जैसे वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, टर्म लेंडिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह ये करते हैं। सेकेंड सेगमेंट है इनका ट्रेजरी, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव, सोल्यूशन ऑन हेजिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा है रिटेल बैंकिंग, जहां पे ये इंडिविजुअल बोरोवर, सैलरीड और माइक्रो और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस को केटर करते हैं। और यहाँ पे आप इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज देख सकते हैं जैसे कि ऑटो लोन्स, होम लोन्स, गोल्ड लोन्स, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस वगैरह। काफी सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें इनके सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो बैंक का जो सेकंड क्वार्टर का प्रॉफिट है वो 8,834 करोड़ रहा। और एनालिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से ईटी नाउ ने एक पोल किया था, उनके हिसाब से 8,810 करोड़ की उम्मीद थी। तो आप बोल सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो इन लाइन रहा। और अगर इनकी इनकम की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 7.4% बढ़ी और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5.4% बढ़ी। और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था इनकी अदर इनकम का, जो कि इंटरेस्ट के अलावा इनकी इनकम होती है, वहां पे 21.5% का इंक्रीज देखा गया। और अगर मेन कंट्रीब्यूटर देखें तो फीस एंड कमीशन से जो इनकी इनकम आती है वहां पे 25.5% की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव रेवेन्यू और डिविडेंड में भी 50% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। हालांकि इनके जो सेल और रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो गेन आते हैं वहां पे 33.5% की कमी देखी गई। तो ये तो सब बात हुई स्टैंड अलोन बेसिस पे। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो इनकी जो सब्सिडरी है एचडीएफसी सिक्योरिटी, जिसमें कि बैंक का 96.2% स्टेक है, उन्होंने भी काफी अच्छा किया और वहां पे 44% तक प्रॉफिट जंप हुए और उनका प्रॉफिट 240 करोड़ के आसपास रहा। और इनकी जो दूसरी सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे भी बहुत अच्छा इंक्रीज देखा गया। उनके प्रॉफिट 125% बढ़ के 191.7 करोड़ रहे। और ओवरऑल अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट सेकेंड क्वार्टर का 9,096 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 18.1% बढ़ा। तो हम बोल सकते हैं कि इन समरी नंबर अच्छे रहे, इन लाइन रहे। तो अब अगर हम बात करें बैंक के एडवांसेस की, यानी कि जो अपने कस्टमर को लोन देते हैं, वहां पे 15.5% का बड़ा जंप देखा गया पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर हम लोन मिक्स की बात करें तो इनके 40% लोन रिटेल लोन्स होते हैं, 34% ये कमर्शियल और रूरल बैंकिंग लोन्स देते हैं और 26% इनके कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो सबसे अच्छा किया कमर्शियल और रूरल लोन्स में, वहां पे इनका जो इंक्रीज देखा गया वो लगभग 27.6% देखा गया। उसके बाद रिटेल लोन्स इनके बढ़े 13% के आसपास, 12.9%। उसमें स्पेसिफिकली होम लोन्स, गोल्ड लोन्स और जो इनके अदर रिटेल लोन्स हैं वहां पे इन्होंने अच्छा किया। और थोड़ा सा इनका प्रेशर रहा टू व्हीलर लोन पे, जो कि इनके कम हुए पिछले साल के कंपैरिजन में। और ऑटो लोन्स भी ओवरऑल कम रहे। अब अगर हम बात करें बैंक की असेट क्वालिटी की, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट की, तो वहां पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई। पिछले साल सितंबर में 1.37% थे, इस साल जून में 1.47% हो गए थे वो बढ़ के, जो कि अब कम होकर 1.35% हो गए हैं। ओवरऑल इनके प्रोविजन और कंटिजेंसी के अमाउंट देखें तो 3,924.7 करोड़ रहा, जो कि जून क्वार्टर में 4,830.84 करोड़ था। बट ओवरऑल ये इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, जो ईटी नाउ का पोल था उसके हिसाब से इन लाइन इम्प्रूवमेंट रही। तो अब अगर हम बात करें बैंक की बैलेंस शीट की, तो बैंक की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग रही। इनका ओवरऑल साइज रहा 18,44,845 करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 14.6% बढ़ा।
और अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो वहां पे भी 14.4% का इंक्रीज देखा गया, और वहीं इनके लोन जो हैं वो 15.5% से बढ़े। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि लोन्स ने इनके डिपॉजिट को आउटपेस कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि बैंक का बिजनेस ग्रो हो रहा है, लोन बुक बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम डिपॉजिट्स में देखें तो 46.8% इनका कासा से आता है, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये लो कॉस्ट मनी होती है। इसके अलावा अगर हम इनकी की रेशियोज के बारे में बात करें तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% रहा, जो कि अच्छा है। कुछ टाइम पहले वो 3.85% था। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत ही स्ट्रांग रही, 20% के आसपास। बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से ये 8% से ज्यादा होनी चाहिए। तो ओवरऑल इनकी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रही। और अगर हम इनका ब्रांच के बारे में बात करें तो टोटल इनकी 5,686 ब्रांचेस हैं, जिसमें कि इनका मिक्स काफी अच्छा है। 50% मेट्रो और अर्बन एरिया में है, और वहीं 50% सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है। और अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाया था कि अब ये फोकस रूरल एरिया पे कर रहे हैं, और ये एक भारत की हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी ब्रांच को पहुंचाना चाहते हैं। तो आप आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ वहां पे भी देखेंगे। तो अब अगर बात की जाए इसके शेयर प्राइस की, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 70% की रिटर्न दी है, 1 साल में 39% की, और पिछले एक वीक में रिजल्ट की एंटिसिपेशन में ये लगभग 4.77% भागा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इसने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छी रिटर्न दी है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखें तो एमके ग्लोबल ने 5 अक्टूबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसके हिसाब से इसका प्राइस 1850 बताया गया था, और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका एवरेज प्राइस 1857 आता है, यानी कि लगभग 1850 के आसपास। ऑन द हायर साइड 2068, लोअर साइड 1437। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो थर्सडे को इसकी क्लोजिंग हुई 1687, एनालिस्ट के हिसाब से इसमें 10 से 25% की अपसाइड दिखती है। और अगर हम इनका पीयर्स एनालिसिस देखें, ये नंबर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हैं, तो ये लेटेस्ट नंबर थोड़े से आप डिफरेंट देखेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका स्ट्रांग है, वन ऑफ द टॉप कंपनी है भारत की। वैल्यूएशन इसका अच्छा लगता है, हालांकि आईसीआईसीआई बैंक का बेटर है, बट जैसे कि अब इनकी अर्निंग बढ़ी है तो आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यूएशन है और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी वन ऑफ द बेस्ट है, 15.17%। इसके कॉम्पिटिटर की लगभग 7 से 12% के बीच में रहती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 4.1% हो चुका है अब, तो वन ऑफ द बेस्ट है अगर इनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखें। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्ट्रांग है 20% के आसपास। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल वाइज ये कंपनी बैंक बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आपके पोर्टफोलियो का डेफिनेटली पार्ट होना चाहिए, और जब भी कोई डिप्स आए यानी कि बाय ऑन डिप्स, इसमें स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की कि क्या रिजल्ट के बेसिस पे भाग सकता है, तो ओवरऑल रिजल्ट इन लाइन लगते हैं, और पिछले एक वीक में ये 4.77% भाग भी चुका है। तो हो सकता है कि इसमें ज्यादा इंक्रीज ना देखा जाए कल, हालांकि मार्केट बहुत ही इलॉजिकल बिहेव कर रही है लेटली, तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये 10 से 25% की रिटर्न आपको दे सकता है। इसके अलावा अगर समरी में बात की जाए तो बैंक की आगे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा लगता है। बैंक के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी आरबीआई के द्वारा, उसको हटा दिया गया है। बैंक अपनी रूरल प्रेजेंस काफी बढ़ा रहा है और काफी हायरिंग कर रहा है, तो आने वाले टाइम में इनके प्रॉफिट उस सेगमेंट में भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा बैंक है। बट जाने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और अपनी फर्दर रिसर्च के बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।